हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के किरण चित्र और इसके अलावा हमने कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी देखी थी। अब हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आवर्धन। ठीक है, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन, ठीक है, देखिए आवर्धन। ठीक, देखिए बच्चों, इसको परिभाषित करने से पहले हम एक बात पर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने अवतल और उत्तल दर्पण में हमने देखा कि जो वस्तु वस्तु जो थी, वस्तु के प्रतिबिंब 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 का आकार आकार स्थान स्थान बदलने पर आकार बदल रहा था। ठीक है, हमने देखा जब वस्तु अनंत पर थी तब डॉट आकार का था। जब हमने वस्तु को F1 और ध्रुव के मध्य रखा तब आकार बहुत बड़ा हो गया। जब हमने 2F पर रखा वस्तु को तब आकार कैसा था? वस्तु के बराबर का था। तो जैसे जैसे वस्तु के स्थान बदल रहे थे वैसे वैसे उसका आकार भी बदल रहा था। तो आवर्धन का मतलब क्या होता है? पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि गोलीय 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 दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कोई प्रतिबिंब किसी वस्तु से कितना बड़ा है। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण के द्वारा आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे यह पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब किसी वस्तु से कितना बड़ा है। अर्थात आवर्धन का मतलब क्या हो गया कि कोई प्रतिबिंब किसी वस्तु से कितना बड़ा है। क्योंकि यहाँ हमने देखा दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बदल रहा था अलग अलग जगह पे वस्तु को रखने पर। तो ये होता है कि कोई प्रतिबिंब किसी वस्तु से कितना बड़ा है। ठीक है, इसका अनुपात जो होगा वही क्या कहलाता है? आवर्धन। तो हम आवर्धन को इस प्रकार लिख सकते हैं कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई तो आवर्धन का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन। तो यहाँ हम आवर्धन को m से शो करते हैं। तो m बराबर h'/h, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन। इसके अलावा हम आवर्धन को एक फार्मूला और होता है -v/ν। ठीक है, तो v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, न्यू क्या है? वस्तु की दूरी। ठीक है, ध्रुव से। ठीक है, इनका अनुपात भी क्या कहलाता है? आवर्धन। तो इस पूरे फार्मूले को हम इस प्रकार राइट कर सकते हैं h'/h -v/ν। ओके, देखिए बच्चों, तो ये होता है आवर्धन की परिभाषा, ये इसका फार्मूला। देखिए हाँ बच्चों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। पहला,
की नोट बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक है, धनात्मक होती है। ठीक है। आभासी आभासी प्रतिबिंब प्रतिबिंब में m धनात्मक होगा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में m ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये बात आपको कंठस्थ याद रखनी है। तो बच्चों ये होता है आवर्धन। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो देखिए बच्चों, दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/न्यू। ये दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, अब इस दर्पण के सूत्र में एफ वी और न्यू क्या है, हम ये देखते हैं। तो देखिए, पहले हम एक छोटा सा रफली हम दर्पण बनाएं। ठीक है, देखिए ये इसका F1, ठीक है, ये इसका ही फोकस से होके पास आउट हुई, जो फोकस से होके आएगी वो जाएगी। करेक्ट। तो ये दोनों कहाँ काट रही है? यहाँ पे काट रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इस पॉइंट पे बन रहा है। करेक्ट। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? वस्तु। ठीक है, ये क्या है? प्रतिबिंब। करेक्ट। ये क्या है हमारा? ध्रुव। ओके, तो देखिए ध्रुव और वस्तु, इस ध्रुव से वस्तु के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस ध्रुव से इस वस्तु के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं न्यू बराबर ध्रुव व वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, अब v क्या होता है वो देखते हैं। ये ध्रुव है और ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये ध्रुव और ये प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की जो ये दूरी होती है इसे हम v से शो करते हैं, v से। ठीक है, तो v बराबर ध्रुव व प्रतिबिंब के बीच की दूरी। करेक्ट। नेक्स्ट है एफ क्या होता है? ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस बिंदु है, ये मुख्य फोकस बिंदु और ये ध्रुव, इनके बीच की जो ये दूरी होती है इसे हम एफ से शो करते हैं, जो पहले बताई जा चुकी है। तो एफ क्या हो गई? ध्रुव व मुख्य, तो न्यू ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी, वी ध्रुव व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और एफ ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो ये होता है दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र में ये जो राशियां होती है वो ये होती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर का हमारा दर्पण का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, अर्थात लेंस का प्रकाश का परावर्तन वाला पोर्शन हमारा समाप्त होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए बच्चों, तो यहाँ से हम प्रकाश का
अपवर्तन। अपवर्तन एक नया हमारा टॉपिक शुरू होता है, करेक्ट। तो इस टॉपिक को करने से पहले हमें कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करना होगा। देखिए बच्चों, सघन माध्यम, सघन माध्यम, पहला टॉपिक है हमारा छोटा। सघन माध्यम क्या होता है, तो पहले इसकी परिभाषा लिखें। देखिए, जिस माध्यम में कण पास पास होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, पानी इत्यादि। ठीक है, देखिए, जिस माध्यम के कण पास पास होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक माध्यम है, इसके कण बिल्कुल पास पास में देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार के माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं, जिसके कण बिल्कुल पास पास में होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सघन माध्यम और ये हो गए आपके कण। ठीक है, तो इसमें कण बिल्कुल क्या है, पास पास में है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर कोई प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है, ठीक है, तो उस किरण की इन कणों से टक्कर क्या होगी, ज़्यादा। देखिए, जैसे ये किरण आई और इससे टकराई, इससे टकराने के बाद माना कि इसकी दिशा बदल गई और ये इस दिशा में मुड़ गई, और यहाँ पर फिर इस कण से टकराई और इसकी दिशा बदल गई और ये इस दिशा में मुड़ गई। अब इससे टकराने के बाद फिर ये इस दिशा में मुड़ गई, फिर इससे टकराने के बाद मान लीजिए इस दिशा में मुड़ गई, फिर ये इस दिशा में मुड़ गई और फिर इस दिशा में मुड़ के और ये सघन माध्यम से बाहर निकल गई, करेक्ट। तो हमने देखा ये सघन माध्यम के अंदर इस किरण का कणों से टक्कर क्या हो रहा है, ज़्यादा। जब ये किरण इस माध्यम में ज़्यादा टकराएगी तो इस किरण का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वेग कम हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग हमेशा कम होता है। क्यों, क्योंकि किरण सघन माध्यम में कणों से क्या करती है, टक्कर ज़्यादा करती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग कम होता है क्योंकि किरण कणों से ज़्यादा टकराती है। ठीक है, तो सघन माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग हमेशा क्या होता है, कम। कारण, क्योंकि कणों से टक्कर क्या होती है, ज़्यादा। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग हमेशा कम होता है। उसका रीज़न ये, करेक्ट। देखिए बच्चों, ये है सघन माध्यम और इसमें ये बात आपको याद रखनी है। हाँ बच्चों, अब हम दूसरा एक माध्यम और देखते हैं, विरल माध्यम। विरल माध्यम। ठीक है, देखिए विरल माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में कण दूर दूर होते हैं उसे कहते हैं
उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में कण दूर दूर होते हैं उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कि एक कण यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस प्रकार दूर दूर होते हैं, ठीक है, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। जैसे जैसे वायु के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, गैस के कण दूर दूर होते हैं, तो ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है, माध्यम। और ये क्या हो गए, कण, ओके, तो कण दूर दूर है तो ये विरल माध्यम हो गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम में प्रवेश की, ठीक है, और जैसे ही प्रवेश करती है तो इस कण से टकराई, फिर ये इस दिशा में मुड़ गई, इस कण से टकराई, फिर ये इस दिशा में मुड़ गई और फिर आगे गई, ठीक है, और इस कण से टकराई और इस दिशा में मुड़ के और सीधी चली गई। तो यहाँ पर भी किरण कणों से टकरा रही है, लेकिन टक्कर कम हो रही है, इसलिए वेग में परिवर्तन क्या होगा, कम। अर्थात विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग सघन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम लिख सकते हैं इस माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग सघन माध्यम की तुलना में ज्यादा होता है क्योंकि टक्कर कम होती है, ठीक है। इस माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग सघन माध्यम की तुलना में हमेशा क्या होता है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि टक्कर क्या होती है, कम होती है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये विरल माध्यम की परिभाषा, ये विरल माध्यम, और इसमें वेग कम क्यों होता है, वेग ज्यादा क्यों होता है, उसका ये रीजन। ये दो बातें आपको अपवर्तन को समझने के लिए जरूरी है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम अगला टॉपिक करते हैं। हमारा जो टॉपिक था रियल, प्रकाश अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, हमने ये एक कांच की सिल्ली ली, ठीक है, कांच की एक सिल्ली ली, करेक्ट। इस कांच की सिल्ली का ये ए और बी पृष्ठ है, ये सी और डी पृष्ठ है, ठीक है। इस कांच की सिल्ली के चारों तरफ क्या है, वायु, अर्थात विरल माध्यम, वायु, विरल माध्यम, ठीक है। ये कांच क्या है, सघन माध्यम, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कांच सघन माध्यम, करेक्ट। तो देखिए बच्चों, ये एक प्रकाश की किरण है जो विरल माध्यम से होती हुई इस सघन माध्यम के ए बी पृष्ठ के पी बिंदु पर आकर के टकराती है। ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होती हुई सघन माध्यम के ए बी पृष्ठ के पी बिंदु पर आकर के टकराती है, करेक्ट। अब ये हम यहाँ एक लंब खींचते हैं, जैसे कि मैक्स में आप खींचते हो, ठीक है। हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण अब सीधी न जाकर के अपने पथ से मुड़ जाती है, थोड़ा सा इस अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये किरण सीधी न जाकर के अभिलंब की ओर झुक गई और इस प्रकार अब ये आगे बढ़ती है और कांच की सिल्ली के सी डी पृष्ठ के बिंदु पर आकर के टकराती है, करेक्ट। अब हम यहाँ पर एक अभिलंब दोबारा खींचते हैं। हम देखते हैं कि ये किरण इस अभिलंब से दूर हटती हुई बाहर निकलती है, करेक्ट। देखिए बच्चों, दोबारा ये एक कांच की सिल्ली है, इस सिल्ली का ये ए बी पृष्ठ है, ये सी डी पृष्ठ है, करेक्ट। ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होती हुई कांच की सिल्ली के ए बी पृष्ठ के पी बिंदु पर आकर के टकराती है। यहाँ हम एक लंब खींचते हैं।
हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण सीधी न जाकर के इस अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस प्रकार ये आगे बढ़ती है और कांच के सिल्ली के सीडी पृष्ठ के बिंदु पर आकर के टकराती है। करेक्ट। और यहाँ पर हम एक लंब का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि ये किरण अभिलंब से दूर हटती हुई बाहर निकलती है। यहाँ तो अभिलंब की ओर झुक रही थी, यहाँ अभिलंब से दूर हटती हुई बाहर निकल रही है। करेक्ट। तो हमने देखा ये प्रकाश की किरण सीधी न जाकर के अभिलंब की ओर मुड़ गई, अर्थात यहाँ पर ये किरण अपने पथ से क्या हो रही है, विचलित, अपने वास्तविक पथ में न जाके दूसरे रास्ते से गुजर रही है, अर्थात अपने पथ पर क्या हो रही है, विचलित हो रही है। इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले इस तल पर अपने पथ से जो ये विचलित हो रही है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों रटना नहीं है, मैं दोबारा बोलता हूं। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये सीधी न जाके इधर झुक गई, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम ब्रैकेट पे हम लिखते हैं विरल माध्यम से दूसरे माध्यम सघन दूसरे माध्यम में जाती है तब दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल, इस माध्यम और इस माध्यम को पृथक करने वाला ये जो तल है, ठीक है, इस तल पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये सीधी नहीं जाके यहाँ विचलित हो रही है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब प्रश्न ये आता है कि ये सीधी न जाकर के ये अभिलंब की तरफ क्यों झुकी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये सीधी न जाकर के अभिलंब की तरफ क्यों झुकी। तो देखिए बच्चों, ये कौन से माध्यम में है, ये कौन सा माध्यम है, विरल। ये कौन सा माध्यम है, सघन। जब विरल से सघन में जाती है तो इस किरण की इस कांच के कणों से जो सघन माध्यम है टक्कर क्या होगी, टक्कर ज्यादा होने के कारण यहां पर इस किरण का वेग क्या हो जाएगा, कम, और वेग कम होने की वजह से यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर क्यों झुकी, क्योंकि सघन माध्यम में यहाँ पे टक्कर क्या हो रही है, ज्यादा, टक्कर से ज्यादा होने से इसका वेग क्या हो गया, कम, और ये अभिलंब की ओर झुक गई। करेक्ट। यहाँ पर देखिए, सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो विरल में टक्कर क्या है, कम, टक्कर कम होने की वजह से इस किरण का वेग क्या है, ज्यादा, वेग ज्यादा होने की वजह से अभिलंब से दूर हट जाती है। करेक्ट। तो इस बात को हम इस प्रकार लिख सकते हैं,
इस प्रकार लिख सकते हैं कि सघन माध्यम में वेग कम होने के कारण यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सघन माध्यम में क्यों झुकती है? क्योंकि वेग कम होता है, इसलिए वो झुक जाती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। देखिए, ये जो किरण आ रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। करेक्ट। ये जो किरण निकल रही है, ठीक है, विरल कांच की सिल्ली से बाहर जो किरण आ रही है, इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। करेक्ट। और जो ये किरण है यहां से लेकर यहां तक की जो अपने पथ से विचलित हो रही है, इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, इसे कहते हैं हम अपवर्तित किरण। ओके। ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इसके बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आई से शो करते हैं। इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। ठीक है, इस किरण और इस अभिलंब के बीच में जो ये एंगल बनता है, इसे हम आर से शो करते हैं। इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है इसका प्रकाश की अपवर्तन का डायग्राम। एग्जाम में कई बार ये डायग्राम पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल ये डायग्राम ऐसा का ऐसा ही बनाना होगा। करेक्ट। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, यदि प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी आए तब क्या होगा? तो देखिए बच्चों, यदि मान लीजिए ये कांच की सिल्ली है, ठीक है, यदि कांच की सिल्ली पर प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी आके गिरती है, एकदम सीधी लंबवत, तो ये बिना मुड़े सीधी ही निकल जाएगी, बिना अपवर्तित हुए सीधी ही निकल जाएगी। देखिए बच्चों, तो ये है प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों हुआ, ठीक है, इसका रीजन ये, और ये इसका डायग्राम। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, वो हम यहां देखते हैं। देखिए, प्रकाश अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, फर्स्ट नियम देखिए बच्चों, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण है। तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए, तीनों एक ही बिंदु पर है, तो हम कह सकते हैं प्रथम नियम कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब
परावर्तक अभिलंब यहाँ पे पृथक्कारी तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब पृथक्कारी तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पृथक्कारी तल है, ठीक है, इसके एक ही बिंदु पर है तीनों, ये और ये। देखिए सेकेंड नियम देखते हैं हम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, देखिए बच्चों, द्वितीय नियम देखते हैं। देखिए ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ज्या है उसका अनुपात हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। ये है इसका सेकेंड नियम। ठीक है, तो हम करेंगे, लिखेंगे आपतन कोण आई की ज्या व अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। करेक्ट, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक होता है। यही सेकेंड नियम है। करेक्ट, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये सेकंड जो नियम होता है इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपको सेकंड नियम ही बताना है ये। ठीक है, सेकंड नियम ही स्नेल का नियम होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द्वितीय नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। तो कई बार सेकंड नियम को इस नाम से भी पूछते हैं, तो आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए बच्चों, ये थे इसके प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। एग्जाम में पूछे प्रथम नियम, तो प्रथम नियम यही लिखना है, ये नहीं लिखना। ये हमेशा सेकंड नियम के नाम से जाना जाता है, ये प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। करेक्ट, तो देखिए बच्चों, ये सेकंड नियम और ये नियम देखिए। हाँ बच्चों, आज हमने इस टॉपिक के अंदर प्रकाश के अपवर्तन के नियम और इसके अलावा हमने दर्पण सूत्र और आवर्तनता के बारे में देखा। ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ बच्चों इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगले टॉपिक की वीडियो हम समय पर उपलब्ध करवा सकें। ठीक, थैंक यू।